हाय फ्रेंड्स, एसएम गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिवम सर आपके अगली क्लास हिंदी पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 था स्वर की संख्या और व्यंजन की संख्या। हमने आपको समझा दिए थे कि स्वरों की संख्या को किस किस प्रकार से बांटा गया है और व्यंजनों की संख्या को किस किस प्रकार से बांटा गया है। आज हम स्वरों के कई प्रकार से भेद पढ़ेंगे। जिस जिस तरीके से भेद को बांटा गया है उन चीज़ों को पहले समझेंगे। उन भेदों को पूरे पाठ्यक्रम के तहत जितने भी व्याख्यान किए गए हैं उन व्याख्यान को भी समझेंगे। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले वाली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में कि स्वर की संख्या कितनी होती है। स्वर की संख्या पूछे तो 11 होती है। स्वर की मूल संख्या भी कितनी होती है? 11 होती है। स्वर की मुख्य संख्या भी कितनी होती है? 11 होती है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? तब भी आप कितना मानेंगे? 11 मानेंगे। स्वरों की मात्रा के अनुसार संख्या कितनी होती है तो आप 10 बताएंगे। और स्वरों की कुल संख्या पूछेगी तो क्या बताएंगे? 13 बताएंगे। और स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। तो जैसे मैंने आपको स्वर के भेद जो 3 बता रहे हैं ना, वो किसके अनुसार बता रहे हैं? कालमान के अनुसार बता रहे हैं। किसके अनुसार बता रहे हैं? कालमान के अनुसार बता रहे हैं। जैसे मैंने बोला भी था उसमें हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो एक सूत्र बनता है, एक मात्र ह्रस्व, द्विमात्र दीर्घ, तीन मात्र प्लुत, अर्धमात्रिक व्यंजनम च। तो कहने का सेंस है जो ये मात्रा के आधार पर बांटा गया है, ये स्वर को किस भेद से बांटा गया? तो कालमान के अनुसार बांटा गया है। किसके अनुसार बांटा गया? कालमान के अनुसार। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, स्वर को उत्पत्ति के अनुसार कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कालमान के अनुसार कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जीभ प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। और मुख विवर के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखिए, उत्पत्ति के अनुसार 2, उत्पत्ति के अनुसार 2, कालमान के अनुसार 3, उच्चारण के आधार पे 6, जीभ प्रयोग के आधार पे 3, ओष्ठ प्रयोग के आधार पे 2 और मुख विवर के आधार पे 4। तो मेरे हिसाब से ये आपको याद होना चाहिए। उत्पत्ति 2 है, कालमान 3 है, उच्चारण 6 है, जीभ प्रयोग 3 है, ओष्ठ प्रयोग 2 है और मुख विवर कितना है? 4 है। तो इतने प्रकार से ये बांटा गया। संख्या भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो जितना भी आप पढ़ेंगे चीजों को स्टेप बाय स्टेप, मतलब छूटे ना आपका। मैंने कहा ना कि आप जब पूरा ये वर्णमाला खत्म होगा तो आप उसे वर्णमाला से जब प्रतिशत लगाएंगे तो उस पर कोई भी संदेह नहीं रहेगा कि आपका एक भी क्वेश्चन बच जाए। तो कहने का सारा सारा प्रश्न उसी में सम्मिलित हो जाएगा। तो ये एक संख्या आपको याद हो गई है। आते हैं हम पहले उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। उत्पत्ति के अनुसार भेद कैसे हैं, बांटे गए हैं। तो स्वरों को उत्पत्ति के अनुसार कितने भेद होते हैं? 2। स्वरों को उत्पत्ति के अनुसार कितने भेद होते हैं? 2। तो भैया एक आता है मूल स्वर, एक आता है संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या अगर पूछ दे तो कितना मारेंगे? 4। मूल स्वर ऐसे स्वर जो स्वयं से निर्मित हो, मतलब उनके वो किसी के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ी है, ना किसी को अन्य स्वरों से मिलकर बनाए। मतलब ऐसे स्वर जो बने हैं बिना किसी के सहायता से। स्वर की परिभाषा भी होती है कि स्वयं राजन्ते इति स्वर, और जो स्वयं से उच्चारित हो वही हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे ये जो मूल स्वर है ये क्या है? अपने में क्या है? स्वतंत्र है। ये किसी भी स्वर से भी मिलकर नहीं बने हैं। तो ये मूल स्वर ऐसे कितने हैं? 4 है। अ, ई, उ, री। इन चारों ही मूल स्वरों से मिलकर अन्य स्वरों का भी क्या होता है? निर्माण होता है। जिस प्रकार हमारे वहां 10 संख्याएं मूलतः मानी जाती हैं, उन जैसे 0 से लेकर 9 तक उन सारी संख्याओं से पूरी संख्याएं का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार हमारे इन चार स्वर से भी अन्य स्वरों का भी निर्माण हो जाता है। तो ये पहला कौन है? अ, ई, उ, री। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप कितना बताएंगे? 4 बताएंगे। कौन कौन? अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री। ठीक है ना? इतना आप बताएंगे, अच्छे से उच्चारण करते हुए देखते रहिए। तो स्वर संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब आते हैं संधि स्वर। अब बात करते हैं किसकी? हम संधि स्वर के। तो संधि स्वर को कितने भाग में बांटा गया है? तो 2 भाग होते हैं। संधि स्वर को कितने भाग में बांटा गया है? तो कितने भाग होते हैं भैया? बताएंगे आप। 2 भाग होते हैं। कभी भी कोई पूछ दे कि संधि स्वर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। अक्सर हम जब हम संधि विच्छेद पढ़ाएंगे, इसके बाद जो अगला चैप्टर विराम चिन्ह के बाद जो संधि पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे इनका उपयोग हम कैसे कैसे करेंगे। मैंने कहा ना, हर एक चैप्टर आने वाले अगले चैप्टर से रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है अच्छे से पढ़िएगा। तो संधि स्वर के भाग कितने होते हैं? 2। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4 होती है। तो देखिए, संधि स्वर के भाग कितने हैं? 2। पहला भाग होता है समान संधि स्वर,
दूसरा भाग होता है संयुक्त संधि स्वर। पहला भाग क्या होता है? समान संधि स्वर, जिसकी संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। दूसरा होता है संयुक्त संधि स्वर, उसकी संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। समान संधि स्वर जो अपने से ही जैसे स्वरों को लेकर बने, उन्हें क्या कहते हैं? हम समान संधि स्वर कहते हैं। जैसे अपने ही जैसे स्वर से मिलकर जब बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समान संधि स्वर कहते हैं। जैसे आ का निर्माण जैसे समझेंगे तो अ या आ प्लस अ या आ मिलकर क्या बनते हैं भैया? ये देखो, अ प्लस अ तब भी आ बनेगा, अ प्लस आ तब भी आ बनेगा, और आ प्लस आ तब भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। ये समान संधि स्वर है। ये क्या है? समान संधि स्वर है। समान जैसे मिलकर क्या बन रहा है? दीर्घ बन रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पे है बड़ी ई, तो छोटी ई चाहे बड़ी ई प्लस छोटी ई चाहे बड़ी ई, इनका निर्माण करके बड़ी का निर्माण हो जाएगा। देखिए, छोटा उ जुड़े चाहे बड़ा उ जुड़े, छोटा उ जुड़े चाहे बड़ा उ जुड़े तो क्या बनाएंगे? एक बड़ा उ का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार दो री का निर्माण करके, री प्लस री, ये क्या है? एक बड़ी री का निर्माण करते हैं। पहले हम यहाँ पे री ही लिखे हैं, ठीक है ना? ये देख लीजिएगा, बाकी री है। क्या है? री है। तो री और री प्लस री क्या हो जाएगा? री। बड़ी री होता है। क्या होता है? बड़ी री होता है। तो अब आ मतलब दीर्घा, बड़ी ई, छोटा ऊ और री। तो देखो, ये क्या है? अपने जैसे ही समान स्वर से मिलकर बने, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? समान संधि स्वर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? संयुक्त संधि स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन याद करना? ए आई ओ औ, ए आई ओ औ। यहां पे क्या हो? देखो, अब ए का निर्माण कैसे बना है ये पूछता है। ए का निर्माण कैसे बना? तो अ या आ प्लस जब छोटी ई चाहे बड़ी ई का निर्माण हो जाए, छोटी ई चाहे बड़ी ई मिल जाए तो क्या बन जाएगा भैया? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और यहां पर जब ये ए आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। जब यहाँ पर अ या आ प्लस में ए जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो इसको आप देखेंगे, बहुत ध्यान, बहुत अच्छा तरीका है। जैसे अ प्लस आ में ई जोड़िए तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अ या आ में क्या जोड़िए? ए जोड़िए तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। इसी प्रकार अ प्लस आ में छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। और जब ओ को अ या आ में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। तो इसी प्रकार आप याद रखेंगे इनका निर्माण किन किन स्वरों से मिलकर हो रहा है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। और कौन कौन से संयुक्त स्वर ये पूछे जा चुके हैं, कौन कौन से संयुक्त स्वर हैं ये आपसे पूछे भी जा चुके हैं। आप इसको भी क्या कर लीजिएगा? देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना? तो देखिए, संयुक्त स्वर कौन है? ए ऐ ओ औ। और समान संधि स्वर कौन है? आ बड़ी ई, आ बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। मतलब इनकी संख्या कितनी है? 4। और इनकी संख्या कितनी है? 4 होती है। तो आपको मेरे हिसाब से ये चीजें पूरी याद हुई होंगी। आप उसको पूरा याद करिए, 2-3 बार रिपीट करिए। उसके बाद हम इसके आगे को देखते हैं। अगला कौन है? कालमान के अनुसार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब आते हैं हम कालमान समझने के लिए। पहला वाला आपको समझ में आ चुका होगा। पहला जिस प्रकार से उत्पत्ति के अनुसार बांटा गया था उसके अनुसार आप देख लेंगे। अच्छे से वीडियो को रिपीट करेंगे, मतलब वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें स्पष्ट तरीके से आएंगी। अब हम बात करते हैं कालमान के अनुसार। तो कालमान के अनुसार कितने भेद होते हैं स्वर के? 3 भेद होते हैं। कालमान के अनुसार कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? हरस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हरस्वर, दीर्घ स्वर व प्लुत स्वर। कालमान के अनुसार कितने भेद होते हैं? 3। तो हरस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो एक मात्रा क्या कहलाता है? हरस्वर। 2 मात्रा दीर्घ स्वर, 3 मात्रा प्लुत स्वर। याद रखेंगे, 1 मात्रा हर्षो, 2 मात्रा दीर्घो, 3 मात्रा प्लुतो, अर्धमात्रिकम व्यंजनम च। तो कहने का सेंस है ये सूत्र के अनुसार है। संस्कृत में इसको पढ़ते हैं। फिलहाल आप इसको याद करिएगा। 1 मात्रा कौन है? हरस्वर है, 2 मात्रा दीर्घ है, 3 मात्रा प्लुत है। देखिए, अब हरस स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। देखिए, जो मूल स्वर की संख्या आपने 4 याद की थी ना, वही मूल स्वर हरस स्वर होते हैं। जो मूल स्वर होता है वही क्या होते हैं? हरस स्वर होते हैं। तो मूल स्वरों की संख्या वहां कितना पढ़े थे? 4 पढ़े थे। अब कितना पढ़ रहे हैं? इसमें भी 4 है, एकदम सेम है। आ ई उ री, मतलब आ छोटी ई, छोटा ऊ और री। इसको पढ़ लिए। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब आते हैं दीर्घ स्वर को। तो दीर्घ स्वर में देखिए, जैसे उसमें भी पढ़े थे हम लोग, कितनी संख्या हुई थी? हम लोग जब उसमें पढ़ रहे थे उत्पत्ति के अनुसार, तो संधि स्वर की संख्या कितनी होती है? 7।
जो संधि स्वरों की संख्या हम तो लिखे थे 8 ना, तो इसमें री को हटा दीजिए तो कितनी संख्या हो गई, 7 हो गई। तो जो हमने संधि स्वर में संख्या 7 पढ़ी थी वही सारे सारे संधि स्वर हमारे क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो देखिए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, आ ई उ ए ओ औ, क्लियर है ना। तो ये आप इसको देख लीजिएगा कितनी होती है, 7। इसमें री नहीं रहता, ये बात आप याद रखिएगा। तो 7 ये हो गई और 4 ये हो गई। इसी प्रकार ना 7 4 कितने होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। प्लुत कितने होते हैं भैया, प्लुत में ओम आता है। या तो किसी का नाम आए जिसको आप बहुत गांव में सुनते होंगे, मान लीजिए कोई बोलता है ए फलनवा, या तो कोई पूछता है ऐसे बोलता है, या तो किसी का कोई नाम हो, जैसे मेरा नाम है ए शिवम नाम है, तो शिवम को खींच दीजिए आगे पीछे वाला वाह वाला। तो मान लीजिए शिवम का नाम है, मैं आप खींच के नहीं बताऊंगा, आप मेरा ही मजाक उड़ा देंगे। तो कहने का सेंस है कि मान लीजिए विकास है तो कोई विकसवा, ऐसे कोई भी कर सकता है। तो कहने का सेंस है कि किसी के भी नाम को आप जब खींच रहे हो तो हमारा क्या कौन सा स्वर का प्रयोग होता है, प्लुत स्वर का। तो मेरे हिसाब से ये चीजें तीनों आपको याद होंगे। तो उत्पत्ति के अनुसार कितने भी हो सकते हैं, 2, 4 मूल स्वर और 7 संधि स्वर, ठीक है ना। संधि स्वर में कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक 4 समान संधि स्वर, 4 संयुक्त संधि स्वर। इसमें दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7। हर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पहचानेंगे कौन कौन से दीर्घ स्वर में आ रहे हैं, कौन कौन से हर स्वर में आ रहे हैं। अब प्लुत में आप किसी के भी नाम को आगे के पीछे के अक्षर को जब खींच देते हैं तो आपका प्लुत स्वर में वो चला जाता है। तो अब आते हैं हम किसके अनुसार समझेंगे, उच्चारण के अनुसार समझेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उच्चारण के अनुसार समझते हैं। अब समझते हैं उच्चारण के आधार पे स्वरों की भेद कितने होते हैं। देखिए उच्चारण का मतलब ये होता है जो हमारे, देखिए जो जीवा होती है हमारे मुख के जिस भाग को टच करती है वो भाग उस अक्षर का उच्चारण स्थान बन जाता है। जैसे हमारा जो जीवा है ना, जिस मान लीजिए दंत को अब टच करती है तो दंत क्या हो गया, उस अक्षर का उच्चारण स्थान हो गया। तो इसीलिए जितने भी स्थान होते हैं मुख के अंदर वो सारे किसी न किसी भाग या किसी किसी अक्षर से मिलकर जुड़े हुए होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। आइए हम देखते हैं। तो उच्चारण के आधार पे कितने भेद माने हैं, 6। हमने कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमने लिखे हैं 7। पहले भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। भेद कितने होते हैं, 6। क्योंकि आपको पता होगा कि दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर कौन सा ऐसा स्थान बताइए जहां से किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं होता है, कौन सा ऐसा मुख के अंदर स्थान है जहां पे किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं होता, तो आप क्या बोलेंगे, दंत होता है। मतलब उच्चारण स्थान में दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम बताएंगे कहाँ ये पूछा गया था। तो आते हैं कंठ। जैसे यहाँ कहते हैं कंठ है, तालु है, मुर्दा है, ओष्ठ है, कंठ तालु है, कंठ ओष्ठ से है। देखिए याद करिएगा, कंठ तालु है, कंठ ओष्ठ है, कंठ तालु है और कंठ ओष्ठ है। इसको हम याद कराते हैं, आपको बस ध्यान से देखिएगा। कंठ से क्या है, अ और आ है। कंठ की एक संस्कृत में हम पाणिनि के अष्टाध्यायी में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक सूत्र पढ़ते हैं कंठ का, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठ। तो क्या होता है, अ और आ, अकु विसर्जन नाम कंठ। जैसे जो इसमें अ है और क्या है, कु है। तो कु का मतलब जैसे क्या होता है, कु जैसे उसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ण का जो व्यंजन होते हैं, जो व्यंजन के जितने भी स्पर्श व्यंजन होते हैं उनके जो पहले वाले वर्ण होते हैं ना उनको उदित वर्ण करते हैं। जैसे कु चु टू तु पु उदित वर्ण करते हैं, उसमें अकु आ जाता है। क्या आता है, अकु आ जाता है। तो याद रखिए कंठ क्या होता है, कंठ का मतलब क्या होता है, अकु विसर्जन नाम कंठ। मतलब अ और आ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। इसी प्रकार तालु का भी एक सूत्र होता है, इक्वेशन नाम तालु। तो बस हमको इतना समझना है कि यहाँ पे हिंदी में जब हम आएंगे व्यंजन में तो आपको समझाएंगे सारे सूत्रों के अनुसार। तो छोटी ई और बड़ी का उच्चारण कहाँ होता है, तालु से। नाम मूर्धा, तो मूर्धा का उच्चारण कहाँ से, री का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। ओठ से देखिए, ओठ से क्या है, छोटा ओ और बड़ा ओ, कहाँ से उच्चारण होता है, कि ओठ से होता है। कंठ तालु, देखिए यहाँ तक ना, कंठ से अ और आ, तालु से छोटी ई बड़ी ई, मूर्धा से री, दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, ओष्ठ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ देख लीजिएगा। अब आते हैं कंठ तालु को याद करना है, कंठ ओष्ठ को याद करना है। देखिए कंठ से कौन से स्वर है, अ और आ। तो अ और आ में
जब तालु, मैंने बोला था ना अ और आ में ई का ई और चाहे बड़ी छोटी चाहे बड़ी मिलती है, क्या बनते हैं, ए का निर्माण होता है, और ए से क्या बनता है, ए बनता है। तो देखिए कंठ और तालु, कंठ का उच्चारण स्थान अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ, और छोटी ई बड़ी का उच्चारण स्थान तालु से, मतलब जो ये जिससे मिलकर बना है ए और ए जिन स्वरों से मिलकर ये संयुक्त संधि स्वर है ना, ये जिससे मिलकर बने हैं उनका उच्चारण स्थान वहां से होता है। ये किससे मिलकर बने, अ और आ, छोटी ई और बड़ी, तो अ और आ का उच्चारण स्थान कहां से होता है, कंठ से होता है, और छोटी ई और बड़ी का उच्चारण स्थान कहां से होता है, कहां से होता है, तालु से होता है। कहां से होता है, तालु से होता है। इसीलिए देखिए इन दोनों के मेल से ही कंठ तालु मिला है, तो यहाँ पे उच्चारण स्थान क्या बन गया, कंठ तालु होता है। अब आते हैं कंठ ओष्ठ पे, तो भैया कंठ को उठाइए और ओष्ठ कहां पे है, ओष्ठ यहाँ पर है। तो अ और आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये किससे मिलकर बनता है, ओ से, फिर ओ से मिलकर क्या बनता है, अ बनता है। तो ओ और अ कहां हो गया, कंठ और ओष्ठ। तो भैया कंठ से क्या होता है, अ और आ, तालु से छोटी ई बड़ी ई, मूर्धा से री, दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं होता है, ओष्ठ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ, कंठ तालु से ए और ए, और कंठ ओष्ठ से ओ और अ। यहां तक आपको ये पूरा याद हो गया होगा, ये आप याद करेंगे। अब यहां भी ये भी देख लीजिएगा कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, मतलब संख्या कितनी बांटे गई, कितने प्रकार से बांटे गए, तो 6 प्रकार से बांटे गए हैं। तो हमने अभी 3 पढ़े, उत्पत्ति के अनुसार कितने भेद, 2, कालमान के अनुसार 3, और उच्चारण के आधार पे 6। अब बात करते हैं किसके आधार पे, जीव प्रयोग के आधार पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप पिछला 3 जो मैंने टाइप पढ़ाया, 3 प्रकार पढ़ाया आपको स्वर के, पहला उत्पत्ति, दूसरा कालमान, तीसरा उच्चारण। अब बात करते हैं किसके आधार पे, उच्चारण के। अब बात करते हैं जीव प्रयोग के आधार पे और ओष्ठ प्रयोग के आधार पे, दोनों एक साथ। देखिए जीव प्रयोग के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं, 3। जीव प्रयोग के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं, 3। पहला अग्रस्वर की संख्या कितनी होती है, 4। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पार्श्व स्वर। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पार्श्व स्वर। अग्रस्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, 1। अब पार्श्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। संख्या बहुत इंपॉर्टेंट, संख्या आप याद करिएगा। अग्रस्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। मध्य स्वरों की संख्या 1, पार्श्व स्वरों की संख्या 4। तो अग्रस्वर में 4 कौन कौन होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ई ए। इसी प्रकार मध्य स्वर में कौन आते हैं, अ आते हैं। मध्य स्वर में क्या आते हैं, अ। आ को क्या लिख सकते हैं, अपवाद। कहां प्रयोग करेंगे हम आपको बताएंगे। अ को बस याद रख लीजिए, क्या लिख दे हैं, अपवाद में आते हैं। 5 स्वर क्या आ गए, 4। 5 स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। छोटा उ, मतलब उ ओ औ, उ ओ। तो 5 स्वर कितनी होती है, 4 होती है। मध्य स्वर कितने होते हैं, 1 होते हैं, और अग्र स्वर कितने होते हैं, 4। तो मेरे हिसाब से ये आपको जीव प्रयोग के आधार पे आप समझ लिए होंगे। जीव प्रयोग के आधार पे कितने होते हैं, 3। पहला क्वेश्चन, जीव प्रयोग के आधार पे स्वर कितने भेद होते हैं, 3। अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, 1। पार्श्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से अग्र स्वर है, निम्नलिखित में से कौन से पार्श्व स्वर है। तो इसी या निम्नलिखित में से कौन से 4 वर्णों में से बोले, निम्नलिखित में से कौन से मध्य वर्ण है या मध्य स्वर है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ दिया निम्नलिखित में से कौन से अग्र स्वर है, तो आप क्या कर देगा, ई दे देगा और यहाँ से 3 स्वर उठा लेंगे। या तो पूछेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन से 5 स्वर है, तो यहाँ से 1 उठाएगा, बाकी 3 इसमें से दे देगा। तो 4 ऑप्शन विकल्प रखे रहेंगे, उन विकल्पों में ये पहचानना है कौन से अग्र स्वर है, कौन से मध्य स्वर है। इनकी संख्या भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इनको ध्यान में रख के चलेगा कि अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। पार्श्व स्वर में उ ओ। जैसे आप स्वर पढ़ते हैं तो स्वरों को अ से स्टार्ट करते हैं ना, अ ई उ ऐसे करते हैं ना, तो कहने का सेंस यह है जहां से आप प्रारंभ कर रहे हैं, तो शुरुआत में जो आ रहे हैं, जो शुरुआत में आ रहे हैं अ और आ को छोड़ के, तो छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये क्या होते हैं, अग्र स्वर कहलाते हैं। तो अ और आ को छोड़कर, तो अ और आ को छोड़कर जो आगे के स्वर जब पढ़ते हुए जब 4 स्वर आते हैं, वो पहले क्या कहलाते हैं, अग्र स्वर। जो पीछे आते हैं मतलब बाद में आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पार्श्व स्वर। जैसे आप स्वर जब भी पढ़िएगा तो अ और आ को छोड़ दीजिए, उसके बाद पढ़िएगा जो पहले आ रहा है उसको अग्र स्वर 4 को, और जो पार्श्व बाद में आ रहा है उसे क्या कहते हैं, पार्श्व स्वर कहते हैं। उसको आप देख लीजिएगा, क्लियर है ना। जब आप पढ़ेंगे, जैसे अग्र स्वर की शुरुआत कैसे होती है, छोटी ई, बड़ी ई, और फिर क्या करेंगे, ए और ए। जैसे देखिए छोटी ई, बड़ी ई से मिलकर क्या बनता है, ए और ए बनता है।
उ और उ से मिलकर क्या बनता है, ओ और औ बनता है। मैंने आपको पढ़ाया था उसमें, आगे जाके जब मैंने पिछला टाइप पढ़ा रहा था मैंने बड़ा बताया था कि ओ और औ कैसे बनते हैं और ए और ए कैसे बनते हैं। तो याद करने के सिंपल सा ट्रिक क्या है, जैसे छोटी ई बड़ी है, अगर इसमें अ और आ मिल जाएंगे तो ए और ए का निर्माण करेंगे ना। इसी प्रकार अ और आ के साथ अगर छोटा उ बड़ा उ मिल जाएगा तो ओ और औ का निर्माण करेगा। तो याद रखिएगा अग्र स्वर में क्या आएंगे, छोटी ई बड़ी ई के साथ ए और ए जो इसी से मिलकर बने हैं। पांच स्वर में छोटा उ और बड़ा उ के साथ ओ और अ। तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसको एक बार धीरे धीरे करके देखिएगा, नोट्स बनाते चलेगा। मैंने कहा ना कि अंतिम में जब इसका प्रतिशत कराएंगे आपको तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए अब आते हैं ओष्ठ प्रयोग के आधार पे। हमने पढ़ ली उत्पत्ति के अनुसार 2, कालमान के अनुसार 3, उच्चारण के आधार पे 6, जीव प्रयोग के आधार पे 3, ओष्ठ प्रयोग के आधार पे 2। ओष्ठ प्रयोग के आधार पे कितने भाग होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है वृत्तमुखी जो आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में जो पूछा जाता है, केवीएस में भी, कि जैसे वर्तुल और अर्धवर्तुल, अधिकतर शब्द जो क्वेश्चन आए हैं वर्तुल और अर्धवर्तुल। जैसे वर्तुल मतलब होता है गोल, जैसे ओठ होता है ना गोल, तो ओष्ठ प्रयोग के आधार पे क्या होता है, ओठ जब गोल होगा तो उसे वर्तुल कहेंगे, जैसे वर्तुल कहेंगे या वृत्तमुखी कहेंगे। और जब ओठ गोल नहीं होगा उसे अर्धवर्तुल या अवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी कहेंगे। तो याद रखिएगा जब ओठ गोल होगा तो जिन स्वरों को बोलते समय हमारा उच्चारण करते समय ओठ गोल होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तुल कहते हैं या अवृत्तमुखी कहते हैं। तो उ ओ औ आप पढ़ के देखिए, जैसे ओ औ, ओ औ, ओठ गोल है ना तो वर्तुल है और या वृत्तमुखी है। तो ये हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है अर्धवृत्तमुखी, नाम याद रखिएगा, अर्धवृत्तमुखी, अर्धवर्तुल और अर्धवृत्तमुखी। तो इसमें देखिए बोलते समय किसी भी स्वरों को, इसमें 4 स्वर आते हैं। कितने स्वर आते हैं, 4 स्वर आते हैं। इनके किसी भी स्वरों को बोलते समय हमारा मुख गोल नहीं होगा। ई ए, बहुत आसानी से ई ए। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ओष्ठ के आधार पर कितने भेद, 2। कौन कौन वर्तुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। वर्तुल में कौन आएगा, छोटा उ, बड़ा उ, ओ और औ। अर्धवर्तुल में कौन आएगा, ई ए। मेरे हिसाब से आपको ये चीजें पूरी याद हुई होंगी। धीरे धीरे करके देखिए, एक एक चीजें याद होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना पूरा वर्णमाला में से किसी भी कोई भी प्रश्न, कैसा भी प्रश्न हो, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे, पूरी कोशिश रहेगी। हमारा बस मकसद ये है कि एक छोटी सी जगह से आपको एक अच्छे तरीके से समझा सकें, आपको अच्छे तरीके से बता सकें। क्योंकि मान लीजिए जानकारी रहती है, जानकारी को रखना ही बहुत कुछ नहीं होता है। हर चीज को आप अगर बांटते रहेंगे तो वो ज्यादा और ज्यादा बढ़ता रहेगा। हमारा एक छोटा सा उद्देश्य है कि इस वीडियो के माध्यम से जो बच्चे घर बैठ के पढ़ रहे हैं, जहाँ वो ऑनलाइन फीस नहीं दे सकते हैं, तो पूरी एक समग्र हिंदी की वीडियो उनको पूरी अच्छे से मिले, मनोविज्ञान पूरा अच्छे से मिले, कहीं उनको परचेस ना करना पड़े किसी चीज़ को। बस हमारा एक ही निवेदन रहता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के तक पहुँचाएं जो लोग परचेस नहीं कर सकते किसी भी वीडियो को। तो उनको पूरा फुल, जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं तो वर्णमाला पूरा फुल लगेगा, एक भी चीज़ें स्किप नहीं रहेंगी। अगर आप एक कमेंट में देंगे सर यहाँ पे ये चीज़ें स्किप हो रही है, तो मैं उन चीज़ों को भी पढ़ा दूंगा। जैसे क्या होगा, सीखना एक पर्पज होता है, ऐसा नहीं कि कोई समग्र अपने आप में पूर्ण। देखिए माँ सरस्वती के अलावा आज तक कोई भी दुनिया में पूर्ण नहीं है। हम एक छोटे से व्यक्ति हैं, चाहे छोटे से प्राणी हैं, जो छोटी सी ज्ञान रख के आपको व्यक्त कर रहे हैं। तो कहने का सेंस है कोई अपने इंसान में पूर्ण नहीं है। अगर कुछ कमी होगी तो आप बता देंगे, उसको सुधार किया जाएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। धन्यवाद।